हाय गाइस, फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कुछ ट्रिक्स और शॉर्टकट्स जो कि हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं और काफ़ी काम का आता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो शायद आपको ये सब पता ना हो, तो इसलिए मैं सोचा कि इस पर वीडियो बना दूँ। और तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है? तो पहला है चेकिंग इफ़ अ नंबर इज़ इवन और ऑड विदाउट यूजिंग दिस परसेंटेज साइन वाला ऑपरेटर। ठीक है, इससे इससे होता क्या है कि ये हमें रिमाइंडर देता है। तो जब हम चेक करते हैं, अगर मान लीजिए कोई नंबर है n और उसका रिमाइंडर हम चेक करते हैं 2 से, तो तो मान लीजिए अगर 1 आया तो वो ऑड होता है और 0 आया तो वो इवन होता है। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है अब मैं वो बताता हूँ। दिक्कत वहाँ आती है जब n इंटीजर के रेंज के बाहर है। तो इंटीजर का रेंज छोटा होता, ज़्यादा होता नहीं, 10 का पावर 9 होता है। लेकिन जैसे ही ये रेंज के बाहर चल जाता है, या देखिए कंस्ट्रेंट में दिया रहता है कि 10 का पावर कभी 32 या कितना दिया रहता है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं लॉन्ग लॉन्ग। आपको पता ही होगा कि लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करते, नहीं तो फिर आपका वो एरर आ जाता है। तो वैसे नहीं, जब उतना बड़ा नंबर, सोचिए 10 का पावर 32 या 64, उतना बड़ा नंबर को जब 2 से आप ये इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो काफ़ी टाइम ले लेता है और आपका एरर दिखा देगा TLE। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो ये एरर आ जाता है। तो देखिए, जहाँ कंस्ट्रेंट्स में वैसा और आपका ऑड इवन का काम हो, तो अगर आप सिर्फ ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो आपको एरर आना ही है। मतलब 5 टेस्ट केस में से 2 या 3 में आना ही है एरर। ठीक है, तो वहाँ पर गलती हो जाता है। तो उससे उसके बजाय हम क्या करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं ये सिंगल एंड। ठीक है, 1 बिटवाइज ऑपरेटर होता है ये एंड। तो ये काम कैसे करता है, तो पहले आप जान लीजिए काम कैसे करता है। अगर मान लीजिए 1 एंड, तो मान लीजिए अगर 1 एंड 1 है तो इसका आंसर देगा ये 1, और अगर 1 एंड 0 है तो इसका आंसर देगा ये 0। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। और अब देखिए, अगर कोई नंबर है, उसका जो बाइनरी है, उसका लास्ट वाला जो डिजिट होता है, अगर उसमें आपका 1 है तो वो ये 1 एंड, तो ये हो जाएगा 1 एंड 1 और ये आपका आ जाएगा 1। इसका मतलब होता है ट्रू। और अगर यहाँ और ये बाइनरी नंबर के लास्ट में 0 होता है तो उसका हो जाएगा 0 एंड 1 या 1 एंड 0, दोनों सेम होता है। ठीक है ना? तो 0 और 1 और ये वहाँ मिलता है फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये ऑडियो में कैसे काम आता है ये देखते हैं। तो उससे पहले आप एक टेबल देखिए, एक टेबल देखिए। 1 है, इसका बाइनरी नंबर होता है 1, 2 का होता है 1 0, 3 का होता है 1 1, 4 का होता है 1 0 0, 5 का होता है 1 0 1। तो आपको यहाँ पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या है? जो भी ऑड नंबर है उसका लास्ट में 1 है। देखिए, जो भी ऑड नंबर है उसका लास्ट में 1 है, और जो भी इवन नंबर है उसका लास्ट में 0 है। दिख रहा होगा आपको? तो यहीं से आता है। तो अगर ऑड रहेगा तो उसका लास्ट में 1 एंड 1 आपका 1 आएगा। ठीक है, तो वही है। तो यहाँ देखिए 1 एंड 1, अगर 1 एंड 1 अगर ये ट्रू रिटर्न किया तो इसका मतलब होता है कि ये ऑड है। अगर फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब इस लास्ट ए का लास्ट का बाइनरी नंबर में ए का लास्ट में 0 है, और तब 0 एंड 1 आपका क्या होगा? फॉल्स, जो कि हो जाएगा आपका इवन। तो अगर 1 इसका आंसर ट्रू है तो ऑड होगा, इसका आंसर फॉल्स है तो इसका आपका आंसर होगा इवन। ठीक है, अब बारी आता है ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन का। तो ये मल्टीप्लिकेशन का भी काफ़ी होता है कि काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे जब 2 से, जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिर्फ काम करता है 2 से मल्टीप्लाई करने में। तो उसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आप सोचिए वही फिर TLE आएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये वाला। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका जो ये ऑपरेटर है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब इसको 1 से शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये है आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये है आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर। जब लेफ्ट शिफ्ट 1 से करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब राइट शिफ्ट 1 से करेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाता है 2 से। ठीक है, सेम काम करेगा। अगर आपको जानना है कि ये क्यों हो रहा है तो आप जाके दोनों का ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करके देखिए, थोड़ा गूगल पे सर्च कीजिएगा क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको दिख जाएगा। और अब बोले, अब मैं आपको उसका याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए ये है n। ठीक है, इसका क्या हो रहा है कि हम n में हम लोग अंदर घुस रहे हैं, n का अंदर घुसा रहे हैं। n मान लीजिए आपका एक पिल्लो है, पिल्लो में जब आप रुई घुसाएंगे तो पिल्लो बड़ा होगा, डबल साइज हो जाएगा। तो जब उसका अंदर घुसाएंगे, जब इसका अंदर कुछ घुसाएंगे, ये एरो का मतलब होता है घुसना। ठीक है ना? n का अंदर घुस रहा है तो कुछ घुसने का मतलब बड़ा होना। तो जब घुसेगा तो वो डबल हो जाएगा, 2 × 2 होगा।
अब इसमें देखिए, ये देखिए, ये पिल्लो था हमारा, इससे हम लोग अब निकाल रहे हैं, ठीक है। जो कॉटन था वो अब जब निकालेंगे तो निकालने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा ना साइज़। तो ये समझ लीजिए इससे निकल रहा है, ये साइन समझ लीजिए इससे घुस रहा है। तो जब निकलेगा तो छोटा होगा, जब घुसेगा तो बड़ा होगा। तो जब घुसेगा 1 से तो ये इंटू 2 हो जाएगा, और जब निकलेगा तो ये बाई 2 हो जाएगा। तो याद करने का तरीका हो गया, ठीक है। अब आइए अब और देखते हैं। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जब हमें एक स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करना पड़ता है सारे कैरेक्टर के ऊपर, तो हम यूज़ करते हैं str लेंथ, उसका जो लास्ट का रेंज रखने के लिए। यहाँ पे जैसे होता है ना, i इज़ लेस देन s डॉट str लेंथ, तो लेंथ फंक्शन कॉल करने में कुछ टाइम लगता ही होगा, है ना। फंक्शन कॉल होगा, वो रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही। तो उससे बचने के लिए सिर्फ हम यहाँ क्या लिख देंगे, s ऑफ i। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये तब तक लूप चलते रहेगा जब तक उसे उसका टर्मिनेटिंग कैरेक्टर ना मिल जाए। टर्मिनेटिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग का क्या होता है, वो होता है आपका \n। ये नहीं जानते हो तो आप देखिए गूगल पे। तो अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, खाली इतना याद रखिए कि i 0 से चालू होगा और जब तक स्ट्रिंग ख़त्म ना हो जाए तब तक वो चलते जाएगा, तो ये तब तक काम करेगा। तो लूप ब्रेक्स व्हेन द कैरेक्टर एरे एंड्स, ठीक है। तो ये लूप ब्रेक व्हेन द कैरेक्टर एरे एंड्स, ये हो गया। अब देखिए C++ में एक होता है कि आप जैसे जो भी यूज़ करें, वेक्टर यूज़ करें, मैप यूज़ करें, फिर या पेयर यूज़ करें या कुछ भी यूज़ करें, तो उसके लिए हमें, या स्ट्रिंग का कोई फंक्शन यूज़ करें तो उसके लिए हमेशा स्ट्रिंग इंक्लूड करेंगे। स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग इंक्लूड, इनपुट आउटपुट के लिए आईओ स्ट्रीम, वेक्टर के लिए वेक्टर इंक्लूड करना पड़ता है। आप देखते होंगे इतना सारा लिखना पड़ता है। तो उसके बजाय हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा, सिर्फ एक लाइन में। मतलब आपको मान लीजिए 10 जगह इंक्लूड करना है, ठीक है, 10 बार लाइन लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि हम सिर्फ एक बार ये लिख दें। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर होता है कि इसके अंदर टोटल 64 या कितना, तो बहुत लगभग ऑलमोस्ट जितना भी इंक्लूड वाला फाइल है ना, इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। ये मतलब उन सबका एक पैकेज है, एक सबको इसके अंदर सब कुछ है वो। तो ये बस वही है, आप सिर्फ ये लिख देंगे तो आपको सारा चीज़ इंक्लूड हो जाएगा। और एक चीज़ आप इसमें कभी कभी कंपाइलेशन एरर आता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। क्यों आता है, क्योंकि आप यूज़ करेंगे C++ में। अब देखिएगा कई सारे C++ होते हैं, एक C++ होता है, एक C++14 होता है, एक C++17 होता है। तो ये नॉर्मल C++ में यूज़ करने पे तो कंपाइलेशन एरर आ जाता है। 14 और 17 में एक काम करता है ये वाला, ठीक है। तो आपको जब भी यूज़ करें तो खाली चेंज कर लीजिएगा कंपाइलर, ध्यान रखिएगा। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये आपका 5.4.0 कितना तो अपडेट में आया था, तो उसके बाद से तो ये 14 और 17 में काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें करें तो दिक्कत आएगा, कंपाइलेशन एरर आएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए इसमें यूज़ ना करें कोड फोर्सेस या कोड सेफ किसी में भी। तो ये वाला अब देख लीजिएगा कि आपका कंपाइलर कौन सा है, ये ऐसे यूज़ कर लेंगे तो आपका दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। फिर अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, मेकिंग अ पेयर। तो मेक पेयर लिखने के लिए हमें बार बार इतना लिखना पड़ता है कि मेक पेयर, पेयर, फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है 3,4, जैसे 3 और 4 का पेयर बनाना है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इतना नहीं लिखना है, तो हम सिर्फ ऐसे लिख देंगे। अगर करली ब्रैकेट के अंदर दो नंबर कॉमा से सेपरेट करके, तो जैसे यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ 3 और 4 था, तो 3 और 4 जैसे लिख दिए तो 3 और 4, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पेयर बना देता है और इसमें कोई मेक पेयर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम हो जाता है, ठीक है। तो एक पेयर का हो गया। अब जब हमें पेयर में दो स्टोर होता है, ठीक है, और 3 स्टोर करने के लिए हम कभी कभी क्या यूज़ करते हैं, पेयर के अंदर एक नेस्टेड पेयर बनाते हैं, ठीक है। पेयर के अंदर एक नेस्टेड पेयर, तो उससे अच्छा होता है एक और होता है हमारा ट्यूपल के अंदर 3 स्टोर होता है, तो 3 स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो ट्यूपल में आप तो ट्यूपल डिक्लेयर कैसे होता है देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है ट्यूपल ऐसे डिक्लेयर हुआ ट्यूपल, फिर ये एरो इंट कॉमा इंट फिर बात, तो ये ट्यूपल यूज़ हो सकता है। तो ये ट्यूपल का हो गया। अब ये देखते हैं ऑटो कीवर्ड के बारे में। तो ऑटो कीवर्ड का काम, ऑटो, अब देखिए पहले एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ जैसे वेक्टर है, इसे प्रिंट करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे और लूप में फिर बार बार हमें ये लिखना पड़ेगा IKSI, ठीक है। या वेक्टर हो या और भी कुछ हो, बहुत जैसे वेक्टर या फिर मैप हो या फिर सेट हो, तो ये करने के लिए तो उससे अच्छा हमें इंट होगा,
अगर हमें पता नहीं है कि यहाँ इंट है कि क्या है, तो हमें उतना फिर वापस, मान लिया आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया तो हम जाके वापस देखना पड़ेगा क्या था क्या नहीं था, ठीक है, कभी कभी होता है ना। तो उससे अच्छा होता है कि हम वेक्टर तो डिक्लेयर हो गया, हम यहाँ ऑटो एक्स लिख दें, ठीक है, हमें ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मतलब इतना आई है, कहाँ तक चलाना है, आई प्लस प्लस करना है, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, जैसे ये वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, पहले यहाँ जाएगा एक आइटरेशन, नेक्स्ट आइटरेशन में ऑटोमेटिकली यहाँ उठा लेता है, थर्ड आइटरेशन में ये उठा लेगा, फोर्थ आइटरेशन में ये उठा लेगा, और यहाँ लास्ट में आके उसको प्रिंट कर देगा। और एक्स जो उसका अंदर का डेटा होता है वो बन जाता है एक्स। तो ऑटो का काम क्या है, ऑटो से नाम से ही लग रहा होगा, ऑटोमेटिक कुछ होता होगा अपने आप। तो ये वही है, ऑटोमेटिक अपने खुद डेटा टाइप जो उसको मिलता है वो ऐसा डेटा बन जाता है और फिर वैसे ही काम करता है। ये किसी में भी यूज़ हो सकता है। जैसे मैप हुआ तो मैप में दो होता है, एक की होता है, एक वैल्यू होता है। तो जब मैप में ऑटो यूज़ करेंगे तो तब क्या होगा कि ये दोनों को वो एक साथ उठा लेगा, और जितना भी की वैल्यू हर आइटरेशन में वो नेक्स्ट उठाते जाएगा की वैल्यू पेयर को, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर को उठाते जाएगा, और फिर जब हमें की चाहिए होता तो हम लिखते हैं एक्स डॉट फर्स्ट, जब वी चाहिए होता तो एक्स वी डॉट सेकेंड। तो ऐसे काम करता है, जो भी उसे डेटा टाइप मिलता है वो वैसा डेटा बन जाता है। तो ये सिर्फ छोटा होता है अगर जब प्रिंट करना है। ऐसे प्रिंट करने का एक और होता है, आप यहाँ एक मैक्रो अपने डिफाइन कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जहाँ इंक्लूड लिखते हैं वहाँ, जैसे प्रिंट एक्स। फिर जब बाद में आप ये फॉर ऑटो आई एक्स, ये हो गया कि करेगा क्या, फिर जब बाद में आप प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे ऐसे और उसमें वेक्टर पास करेंगे तो वो जो वेक्टर अपने आप प्रिंट हो जाएगा। तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आप एक टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। देखेंगे बहुत लोग बड़ा सा लिखा रहता है, प्रोग्राम रहेगा इतना सा, लेकिन उनका टेम्पलेट पहले से बहुत बड़ा सा बना रहता है। तो वही होता है, वो माइक्रो रहता है। तो अगर वो भी आप सीखना चाहते हैं कि वो कैसे बनता है, तो अगर आपको सीखना है तो आप बता दीजिए कमेंट में, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर और भी बहुत सारे बचा हुआ है और कम से कम 8-10 और है, तो वो हम करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, और बाय बाय।